हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स एजुकेटर्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एडजस्टमेंट थे वो सीख लिए थे। मतलब हमको जो बड़ा क्वेश्चन करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स है, जो भी एडजस्टमेंट्स हमको सीखने थे वो हमने सीख लिए। जिसमें हमने गुड्स एंड ऑन अप्रूवल सीखा था, एबनॉर्मल लॉस सीखा, नॉर्मल लॉस सीखा, ड्राइंग्स भी देखा। ठीक है ना, काफी सारे ऐसे एडजस्टमेंट देखे थे, सीखे थे, मैनेजरियल कमीशन देखा। तो ये सारे छोटे छोटे एडजस्टमेंट अब काम आने वाले हैं कहाँ पे? बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अब हम तैयार करने जा रहे हैं ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट, जो आपके 14 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन। देखो, सबसे पहले आपके मॉडल के ही क्वेश्चन है ना, तो मॉडल भी ओपन करके बैठ सकता है कोई भी ना। क्या क्या है सर? क्वेश्चन नंबर 5 अपने 4 हो गए। हाँ, 4 हो गए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाले थे। अगेन मैं बताता हूँ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपके मॉडल में फाइनल अकाउंट्स में नहीं मिलेगा, वो फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग में मिलेगा। बट मैंने इसको शामिल कहाँ कर रखा है? फाइनल अकाउंट्स में शामिल कर रखा है। भूल गए थे? अरे नहीं, भूला नहीं हूँ, काम तो यही आना है ना, इसलिए यहाँ पे शामिल कर रखा है ना। फॉलोइंग आर द लेजर बैलेंसेस प्रेजेंटेड बाय मेसर्स पीसेंट एज ऑन 31st March 2023। लेजर बैलेंसेस गिवन है, मैंने कहा था ना ट्रायल बैलेंस गिवन होगा। तो स्टॉक गिवन है, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है जी, परचेज है, कैरेज इनवर्ड है, वेजेज है, फ्रेट है, सेल्स है, रिटर्न इनवर्ड है, रिटर्न आउटवर्ड है, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन है, गैस एंड फ्यूल है। सर ये कैसा ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट कॉलम तो है ही नहीं। कोई बात नहीं, आप लिख लीजिए, ठीक है ना, आप लिख लीजिए, क्या फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, तो देखो स्टॉक का कौन सा बैलेंस होता है? सर ये स्टॉक कौन सा है? ये ओपनिंग स्टॉक है, 1 अप्रैल 2022 को लिख रखा है, तो ये कौन सा हुआ? फिर ओपनिंग स्टॉक हुआ। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पर ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक किधर आता है सर? ओपनिंग स्टॉक है ना, ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, बिल्कुल ओपनिंग स्टॉक। परचेजेस ये भी ट्रेडिंग में आ जाएगा, ये भी ट्रेडिंग में आ जाएगा। अच्छा, ट्रायल बैलेंस में जितने भी आपको आइटम्स दिख रहे हैं ना, उनका केवल एक एडजस्टमेंट होता है। ट्रायल बैलेंस में जितने भी बैलेंसेज हैं उन सबका केवल एक एडजस्टमेंट होता है। मतलब या तो वो ट्रेडिंग में आएगा, या वो P&L में आएगा, या वो बैलेंस शीट में आएगा। ओके, कैरेज इनवर्ड गुड्स को लाने का खर्चा होता है, ट्रेडिंग में आएगा। ठीक है, ओके। वेजेस वेजेस किधर आएगा सर? वेजेस भी ट्रेडिंग में आएगा। फ्रेट फ्रेट भी गुड्स को लाने का खर्चा होता है, ट्रेडिंग में आएगा। सेल्स भी ट्रेडिंग में आएगा। रिटर्न इनवर्ड क्या होता है सर? लौट के माल वापस आया। इनवर्ड मतलब वापस आया, तो बेचा हुआ माल वापस आता है ना, बिल्कुल। तो ये सेल्स रिटर्न है, ये सेल्स रिटर्न है। क्या करोगे सर? इसे है ना, हम सेल्स में से माइनस कर देंगे, हम इसे सेल्स में से माइनस कर देंगे। तो सेल्स में से माइनस कर दिया जाएगा क्या? सेल्स रिटर्न। ठीक है, देन रिटर्न आउटवर्ड गुड्स बाहर गया। रिटर्न आउटवर्ड मतलब लौटाया बाहर की तरफ, तो खरीदा हुआ माल लौटाया होगा ना। तो क्या करोगे इसको? इसे परचेज में से माइनस कर दोगे, परचेज में से माइनस कर दोगे क्या? परचेज रिटर्न। ओके, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, ये भी प्रोडक्शन के रिगार्डिंग खर्चा है ना, मतलब ट्रेडिंग में ही आएगा। सर सारे ट्रेडिंग के आइटम है, गैस एंड फ्यूल। क्यों? क्योंकि हमको बनाना ही क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट। हमको बनाना ही क्या है? ट्रेडिंग। बट पता तो चले कि ट्रेडिंग में आएगा कि नहीं आएगा। कोई P&L का खर्चा दे रखा हो तो ट्रेडिंग में नहीं आएगा, तो ये ट्रेडिंग में आएंगे, बिल्कुल सर। तो ट्रेडिंग के डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? सर देखो, ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में, परचेजेस डेबिट साइड में, कैरेज इनवर्ड डेबिट में, वेजेस डेबिट में, फ्रेट डेबिट में, सेल्स क्रेडिट में, रिटर्न आउटवर्ड बता ही दिया। रिटर्न आउटवर्ड परचेज में से माइनस हो जाएगा, और रिटर्न इनवर्ड जो है वो सेल्स में से माइनस हो जाएगा। रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन डेबिट में, गैस एंड फ्यूल डेबिट में। तो जितने भी लेजर बैलेंसेज हैं, या वो ट्रेडिंग में आएगा, या वो P&L आएगा, या वो बैलेंस शीट आएगा। ये सब आइटम क्या है? ट्रेडिंग के ही गिवन है, क्योंकि हमको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। आगे बढ़ते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन। स्टॉक ऑन 31st March 2023। स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक है सर, ये तो बिल्कुल ये क्लोजिंग स्टॉक है। और क्लोजिंग स्टॉक किधर आता है सर? अगर ट्रायल बैलेंस के नीचे क्लोजिंग स्टॉक आता है, इसका मतलब उसकी एंट्री नहीं हो रखी है, तो दो जगह आएगा, ट्रेडिंग में आएगा और बैलेंस शीट में आएगा। ओके, अच्छा, मतलब सर एडिशनल इंफॉर्मेशन जो होती है ना, उसके दो एडजस्टमेंट होते हैं कम से कम, बिल्कुल। ट्रायल बैलेंस में जो आता है, ट्रायल बैलेंस में जो आता है उसका केवल और केवल एक एडजस्टमेंट, या वो ट्रेडिंग में जाएगा, या वो P&L में जाएगा, या वो बैलेंस शीट में जाएगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या होता है? एटलीस्ट दो एडजस्टमेंट होते हैं, या फिर वो केवल इंफॉर्मेशन होता है, दैट मीन उसका कोई एडजस्टमेंट होता ही नहीं है। या तो दो एडजस्टमेंट हो गया, या कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। कैसे सर? कोई इंफॉर्मेशन दे दी एवं कि ऐसा ऐसा हुआ था, तो ठीक है, उसका नहीं है, उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। लेकिन अदरवाइज क्या होगा?
दो एडजस्टमेंट, एटलीस्ट दो एडजस्टमेंट जरूर होंगे, केवल एक एडजस्टमेंट नहीं जाएगा। दो एडजस्टमेंट कैसे हो सकते हैं? ट्रेडिंग पीएनएल भी हो सकता है, ट्रेडिंग बैलेंस शीट भी हो सकता है, पीएनएल बैलेंस शीट भी हो सकता है, ठीक है। तो कैसे भी दो एडजस्टमेंट होंगे। ओके, देखो फिलहाल क्लोजिंग स्टॉक का बता रखा है, मार्केट प्राइस इतना है, कॉस्ट प्राइस इतना है, तो तुम क्या करोगे सर? AS2 कहता है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 कॉस्ट को किस पे वैल्यू, स्टॉक को किस पे वैल्यू करना चाहिए सर? स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट, stock should be valued at cost or NRV whichever is lower। कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। स्टॉक को किस पे वैल्यू किया जाता है? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे। तो दोनों में से कम कौन सा है सर? कॉस्ट कम है। कॉस्ट प्राइस 20,000 है, मार्केट में बेचने जाओगे तो मार्केट प्राइस 24 है, तो हम 20,000 पे दिखाएंगे स्टॉक को ताकि हमारे प्रॉफिट कम से कम शो हो। नाउ नेक्स्ट, तो सर इसका एडजस्टमेंट, इसका ट्रेडिंग में भी जाएगा और बैलेंस शीट में भी जाएगा, ट्रेडिंग में भी जाएगा और बैलेंस शीट में भी जाएगा, ट्रेडिंग प्लस बैलेंस शीट। बट हमको दिखाना किधर? हमको तो ट्रेडिंग चाहिए। नाउ स्टॉक वैल्यू 10,000 वर डेस्ट्रॉयड बाय फायर। स्टॉक जिसका वैल्यूएशन 10,000 रुपए था, डेस्ट्रॉयड बाय फायर, जल गया है। एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम टू द एक्सटेंट ऑफ 6,000, और इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम कितना एडमिट किया? 6,000। तो मैंने आपको क्या कहा था, इसके दो एडजस्टमेंट होते हैं। क्या 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 होंगे सर? एक तो है ना ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, ट्रेडिंग अकाउंट में सर परचेज में से माइनस कर देना, परचेज में से माइनस हो जाएगा कितना? पूरा 10,000। परचेज में से माइनस कर देंगे पूरा 10,000। और सर जितना नेट लॉस है ना, नेट लॉस वो पीएनएल में जाएगा, पीएनएल में जाएगा। किस तरफ? ऑब्वियसली नेट लॉस डेबिट साइड में जाएगा। 6,000 रुपीज का तो क्या कर लिया इंश्योरेंस कंपनी ने? एडमिट कर लिया, मतलब 4,000 रुपए का नेट लॉस हो गया। ओ सर ये तो वही अमाउंट है, बिल्कुल वही अमाउंट है, यहीं से चुराई थी आपने? नहीं, इसने मेरे वहां से चुराई थी। नेट लॉस कितना? 4,000। नेट लॉस कितना? 4,000। ओके जी, डन। आगे बढ़े क्या? बिल्कुल सर। तो हमको तो ट्रेडिंग बनाना ना सर, पीएनएल थोड़ा ना बनाना। नहीं, पीएनएल नहीं बनाना। तो ट्रेडिंग में परचेज में से माइनस जाएगा, क्यों? क्योंकि 10,000 का स्टॉक खत्म हो गया है, तो परचेज किया हुआ माल खत्म हो गया, तो परचेज में से पूरा 10,000 हटा दो। नेट लॉस कितने का? नेट लॉस 4,000 का है, तो 4,000 पीएनएल में दिखा दो। बैलेंस शीट में? बैलेंस शीट में कुछ नहीं आएगा। हाँ, इंश्योरेंस कंपनी ने को दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हो कि क्लेम एडमिट कर रखा है, डेबिट कर रखा है, वगैरह वगैरह, ठीक है, कि इंश्योरेंस कंपनी से पैसा आना है, तो इंश्योरेंस कंपनी को एज एन एसेट शो कर सकते हो। नाउ तो तीसरा एडजस्टमेंट मैंने कहा था ना, एटलीस्ट दो एडजस्टमेंट होंगे। नाउ गुड्स परचेज फॉर 6,000, 29 मार्च को खरीदा, बट स्टिल लाइंग इन ट्रांजिट, अभी भी रास्ते में है। नॉट एट ऑल रिकॉर्डेड इन द बुक्स, अभी तक बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। अच्छा, ये जो ट्रांजेक्शन है गुड्स खरीदने का 29 मार्च को जो खरीदा था, वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। तो मैंने कहा रिकॉर्ड करो फिर। तो रिकॉर्ड करोगे तो क्या होगा सर? रिकॉर्ड करेंगे तो एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर। अब इसका एडजस्टमेंट देख लो किधर किधर जाएगा सर? परचेज जाएगा ट्रेडिंग में और सप्लायर जाएगा बैलेंस शीट में, बिल्कुल। प्लस क्योंकि वो माल अभी भी क्या है? रास्ते में है, तो स्टॉक में काउंटिंग नहीं हुआ होगा। जब स्टॉक की काउंटिंग कर रहे थे तो स्टॉक की काउंटिंग में वो नहीं आया होगा, नहीं आया होगा। तो इसको क्या दिखाओगे? गुड्स इन ट्रांजिट। इसको क्या दिखाओगे? गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, इसका मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर गुड्स एंड ट्रांजिट भी लिखा जाएगा। मतलब कितने एडजस्टमेंट हो गए सर? परचेज आएगा ट्रेडिंग में, गुड्स एंड ट्रांजिट भी आएगा ट्रेडिंग में। परचेज टू सप्लायर का एंट्री नहीं किया था, अभी कर रहे हैं। और प्लस क्योंकि वो माल मिला नहीं है तो स्टॉक में काउंट हुआ नहीं होगा। स्टॉक में काउंट नहीं हुआ तो अभी स्टॉक में दिखाना पड़ेगा ना, तो नाम क्या दिखाएंगे? स्टॉक में, क्लोज स्टॉक में ऐड करके दिखा देना गुड्स इन ट्रांजिट, या अलग से दिखा देना गुड्स इन ट्रांजिट। लेकिन है अपना स्टॉक, खरीदा हुआ है बट अपने गोडाउन में नहीं है अपना स्टॉक, गुड्स इन ट्रांजिट दिखा दिया, ठीक है। नाउ गुड्स टेकन फॉर द प्रोपराइटर फॉर हिज ऑन यूज। अच्छा, मान लिया प्रोपराइटर ने अपने यूज के लिए, तो ड्राइंग्स हो गया ये। तो ड्राइंग्स टू परचेजेस हो गया,
ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, तो इससे क्या कर देना तुमको, परचेज को क्या कर देना होगा, कम कर देना होगा। परचेज में से कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स तो सर कैपिटल में से माइनस होता है, ड्रॉइंग्स तो कैपिटल में से माइनस होता है बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में कैपिटल में से माइनस होगा। ओके, आउटस्टैंडिंग वेजेस, सर आउटस्टैंडिंग वेजेस कौन सी होगी, एट द बिगनिंग या एट द एंड, ऑब्वियसली कुछ नहीं कहा है तो एट द एंड वाली होगी। आउटस्टैंडिंग वेजेस एट द एंड, सर आउटस्टैंडिंग एट द एंड को हम ऐड कर देते हैं। कुछ नहीं बोला जाए ना तो हम अपना ट्रेडिंग पेनल किस बेसिस पे बना रहे हैं, मर्केंटाइल बेसिस पे बना रहे हैं, और मर्केंटाइल बेसिस बनाते हैं तो वेजेस कौन सा आएगा, खर्चा कौन सा आएगा, या इनकम कौन सी आएगी रिलेटेड टू करंट ईयर। तो देखो वेजेस कितना पे कर दिया था, सर देखो वेजेस है ना पे हो गया था 30,000, तो वो ट्रायल बैलेंस में आया। नीचे आउटस्टैंडिंग वेजेस दे रखा है 4,000, तो एक्चुअल में 30,000 पे हो गया और 4,000 अभी भी बाकी है, तो करंट ईयर से रिलेट कितना कर रहा है 34,000, तो 34,000 क्या कर दिया जाएगा, ट्रेडिंग में शो किया जाएगा टोटल। तो इसको हम क्या करेंगे सर, वेजेस में ऐड कर देते हैं, वेजेस में ऐड कर देंगे। ऐसे ही फ्रेट वॉज पेड इन एडवांस, एडवांस में दे दिया। अच्छा, फ्रेट था कितने का सर, 8,000 का था, 8,000 हमने पे किया, हाँ उसमें से बोल रहा है कि 1,000 हमने एडवांस में दे दिया, मतलब नेक्स्ट ईयर का पे कर दिया होगा। तो एक्चुअल में करंट ईयर से कितना बिलोंग कर रहा है 7,000। वैसे भी प्रीपेड, याद है प्रीपेड एट द एंड लेस होता था, प्रीपेड एट द एंड हम क्या करते हैं लेस करते हैं, तो फ्रेट में से इसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, फ्रेट में से क्या कर देंगे इसको माइनस कर देंगे। क्लियर है वाली चीज, बिल्कुल। हर एक एडजस्टमेंट को मैंने क्या किया एकदम होले होले बता दिया। देखो स्टार्टिंग में धीरे धीरे चलेंगे ना तो अच्छा लगेगा, बाद में तुमको जल्दी जल्दी भगा दूंगा मैं, ठीक है, बट अभी एकदम हर चीज को होले होले धीरे धीरे, है ना, समझ में आया? गाना मत गाओ तुम लोग। चलो देखो, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट कैसा बनेगा, एज ऑन या फॉर द ईयर एंडेड, ऑब्वियसली ट्रेडिंग और पेंडल बनता है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, सबसे पहले क्या आता है सर, ओपनिंग स्टॉक, तो ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक कितना सर, टू ओपनिंग स्टॉक आएगा, कितना आएगा देख लो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, ये रहा ओपनिंग स्टॉक 10,000, ओपनिंग स्टॉक 10,000। ओके, फिर उसके बाद वन बाय वन जो जो चीजें लिखनी है तुमको लिख दो। तो परचेजेस कितनी, 1,60,000 रुपए, 1,60,000। परचेज में जो जो एडजस्टमेंट है वो जरूर लिख देना, मतलब सर इनर कॉलम में लिख दूं परचेज 1,60,000, बिल्कुल। क्या क्या एडजस्टमेंट है देखते चलो, क्या क्या एडजस्टमेंट है सर, परचेज में ना परचेज रिटर्न लेस करना है 10,000 का, तो ओके, परचेज रिटर्न लेस कर दिया कितने का 10,000 का। ओके, उसके अलावा परचेज में सर ऐसा है कि और कुछ एडजस्टमेंट नीचे स्टॉक नहीं, ये हाँ ये है सर, खत्म हो गया लॉस बाय फायर 10,000, ये दिखा दो लॉस बाय फायर, 10,000 ये माइनस कर देते हैं। ओके, फिर उसके बाद और कुछ नेक्स्ट परचेज में और कहाँ कहाँ एडजस्टमेंट है सर, ये रहा सर, ये परचेज रिकॉर्ड नहीं हुई थी तो परचेज रिकॉर्ड करोगे, भूल गए थे 6,000 रुपए, नॉट रिकॉर्डेड, परचेज नॉट येट रिकॉर्डेड, तो दिखाओ भैया परचेज रिकॉर्ड करके दिखाओ। 6,000 क्या करोगे ऐड कर दो, ऐड लिख दो गुड्स इन ट्रांजिट या परचेज नॉट येट रिकॉर्डेड, गुड्स इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट कितना सर 6,000, ये लो जी 6,000। और परचेज में क्या एडजस्टमेंट है सर, प्रोप्राइटर यूज, प्रोप्राइटर ने अपने खुद के यूज के लिए क्या किया था 3,000 रुपए गुड्स विड्रॉ किया, तो ड्रॉइंग्स होगा परचेज में से माइनस 3,000, परचेज में से सर ड्रॉइंग्स, मतलब सर ये हम कर क्या रहे हैं, हिसाब दे रहे हैं भाई, हिसाब कि हमने तो 1,60,000 का माल खरीदा था जिसमें से 10,000 तो हमने वापस से लौटा दिया,
और 10,000 का लॉस बाय फायर हो गया है। बाकी 6,000 अभी और आना है, रास्ते में है। 6,000 और आना है, रास्ते में है। और 3,000 हम विड्रॉ करके ले गए। अब बचा नेट। नेट कितना बचा? नेट बचा सर 1,60,000 में से 10,000 तो लौटा दिया, 10,000 का जल गया और 6,000 आने हैं अभी। परचेज तो हो गई है बट आए नहीं अभी तक, रिकॉर्ड नहीं किया हमने, तो 6,000 परचेज हो गई है, रिकॉर्ड कर लो अभी। माइनस 3,000 निकाल के ले गए, बचा कितना? 1,42,000। 1,42,000 ओके, 1,42,000। 42 या 43? 42 या 43? 1,60,000 माइनस 10,000 माइनस 10,000 प्लस 6,000 माइनस 3,000। ओके 1,43,000 है। 1,43,000 ये लिख दो यहाँ पर। 1,43,000 डन। सर ऐसे होता है एडजस्टमेंट? हाँ, पूरा हिसाब देना पड़ा, 2-4 बार करते हैं ना सीख जाते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ करना हो वो 1 बाय 1 पहले यहाँ पे सीखा जाता है, देखा जाता है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर देते हो, लिख देते हो। ठीक है सर, आगे बढ़ो, आगे बढ़ते सर। नेक्स्ट सर, वेजेस रेट वगैरह वो अभी लिखेंगे। परचेज का जितना एडजस्टमेंट होना था हो गया। नाउ कैरेज इनवर्ट 10,000, कोई एडजस्टमेंट इसमें नहीं सर, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं, तो लिख दो टू कैरेज इनवर्ट। टू कैरेज इनवर्ड कितने का? 10,000 का। ओके नेक्स्ट, वेजेस 30,000 है सर, तो लिख दो टू वेजेस। टू वेजेस 30,000। 30,000 तो क्या होगा? पेड वाला होगा। 30,000 तो क्या होगा? पेड वाला होगा। 30,000 तो क्या है? पेड है। ओके, ऐड क्या कर देता हूं? आउटस्टैंडिंग एट द एंड। आउटस्टैंडिंग वेजेस लिख दो या आउटस्टैंडिंग एट द एंड, जैसा मर्जी हो, तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए क्या कर रहे हो। आउटस्टैंडिंग वेजेस या आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना है? 4,000 रुपए। ऐड किया 34,000। नेक्स्ट फ्रैट टू फ्रैट। फ्रैट कितना सर? फ्रैट था 8,000 का और पेड इन एडवांस कितना है? 1,000। ओके, तो फ्रैट लिखा मैंने 8,000 का, लेस क्या कर दूंगा? प्रीपेड एट द एंड। प्रीपेड एट द एंड या प्रीपेड फ्रैट 1,000। तो करंट ईयर से रिलेट कितना कर रहा है? 7,000। करंट ईयर से रिलेट कितना किया? 7,000। ओके नेक्स्ट आइटम पर्टिकुलर्स में गया, सेल्स लिखा हुआ है 3 लाख का, तो यहां दिखाता हूं क्रेडिट साइड में बाय सेल्स 3 लाख रुपए का, लेस क्या कर देना? सेल्स रिटर्न। लेस क्या कर देना? सेल्स रिटर्न कितना? 16,000 का है, ये लो जी 16,000 माइनस कर दिया। ओके बस, और कोई एडजस्टमेंट नहीं? नहीं। 2,84,000 नेट सेल्स। नेट सेल्स। नेक्स्ट आइटम सर, रिटर्न इनवर्ड आउटवर्ड दोनों हो गए हैं। रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन 6,000 का, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन तो खर्चा है ना, डेबिट साइड में आएगा। टू रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन 6,000 का। नेक्स्ट ये सब हो गए, हाँ ये सब हो गए। गैस एंड फ्यूल 2,000 का, लिख दो टू गैस एंड फ्यूल 2,000 का। गैस एंड फ्यूल 2,000 का, 2,000। ओके सर डन हो गया। ट्रायल बैलेंस के आइटम्स, फिर नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखो क्लोजिंग स्टॉक कितना? क्लोजिंग स्टॉक सर 20,000 लिखोगे, क्लोजिंग स्टॉक 20,000। और क्लोजिंग स्टॉक में कोई एडजस्टमेंट भी है क्या? हाँ सर है, क्लोजिंग स्टॉक 20,000 और उसमें एडजस्टमेंट भी है क्या? वो गुड्स इन ट्रांजिट वाला जो रास्ते में था माल, उसका क्या हुआ? वो स्टॉक में काउंट नहीं हुआ होगा? नहीं सर। तो जहां तुमने डेबिट में लिखा ना 6,000, क्रेडिट में भी तुमने लिख दोगे कितना? 6,000। डेबिट में क्यों लिखा? क्योंकि तुमने परचेज ही रिकॉर्ड नहीं की। क्रेडिट में क्यों लिखा? क्योंकि
स्टॉक में काउंटिंग नहीं हुआ। कभी कभी बोले कि परचेज तो रिकॉर्ड कर लिया तो भी स्टॉक में काउंटिंग नहीं हुआ, वो तो ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि स्टॉक अपने पास था ही नहीं, रास्ते में था। तो 26,000 ओके। फिर उसके बाद और कहीं कुछ? सर ये हो गया है, परचेज में से माइनस कर दिया, ये परचेज में ऐड कर दिया था सर, ये स्टॉक गुड्स इन ट्रांजिट दिखा दिया सर, ड्रॉइंग्स टू परचेज, परचेज में से माइनस हो गया, वेजेस हो गया, फ्रेट हो गया, सारे एडजस्टमेंट हो गए सर। अब हम लगाते हैं टोटल, देखते हैं क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है। 284 प्लस 26,000, 3,10,000, 3,10,000। और इधर भी टोटल लिख देता हूं 3,10,000, इस आशा में कि ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। माइनस 10,000 खर्चा 143, 10,000 माइनस किया, 34,000 माइनस किया, 7,000 माइनस किया, और 6,000 और 8,000 माइनस किया, 98,000 आ रहा है मेरे, 98,000 बिल्कुल। तो लिख दो टू ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट लिखो या टू पी एंड एल लिख दो, ठीक है ना। अगर टू ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हो तो लिखो ट्रांसफर टू पी एंड एल, और अगर टू पी एंड एल लिखते हो टू प्रॉफिट एंड लॉस, टू प्रॉफिट एंड लॉस, तो ब्रैकेट में लिख देना ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर, लिखना दोनों ही है, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, बस कितना 98,000। ऑब्वियसली कैसे आया? बैलेंसिंग फिगर 98,000। डन है क्या? बिल्कुल सर डन है। आप चाहो तो ये स्टॉक वाली जो लाइन है ना 10 यहां लिख सकते हो। एज पर AS2 स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। ओके, हेंस stock should be valued at, should be valued at 20,000। ओके, स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट 20,000। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया? चलो देखो आगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? From the following particulars presented by Mr. Shankar for the year ended 31st March 2023, prepare P&L account after taking into consideration the given details। P&L बनाना है। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख रुपीज का है, रेंट 22,000, ग्रॉस प्रॉफिट। P&L की शुरुआत किससे होती है सर? P&L की शुरुआत है ना ग्रॉस प्रॉफिट से होती है, ठीक है। P&L की शुरुआत ग्रॉस प्रॉफिट से होती है। फिर उसके बाद रेंट है तो रेंट खर्चा हो गया, सैलरी खर्चा हो गया। अच्छा इसको अपन है ना एक काम करते हैं, अलग अलग कलर से करते हैं। क्यों? अब जैसे रेंट खर्चा है 22,000, नीचे एडजस्टमेंट भी दे रखे हैं। रेंट कितने टाइम के लिए पे किया है? 11 महीने। इसका मतलब आउटस्टैंडिंग रेंट कितना हुआ? इसका मतलब आउटस्टैंडिंग रेंट कितना हुआ सर? आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया है सर, ये देखो 22,000 का हमने पे किया, आप कह रहे हो 11 महीने के लिए पे किया। कितने महीने का बाकी हुआ सर? टोटल 12 महीने होते हैं, 11 का पे कर दिया, 1 महीने का बाकी है, तो 2,000 का आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया, ठीक है। क्या किया जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट को? सर इसे है ना आउटस्टैंडिंग एट द एंड को रेंट में ऐड कर देंगे, ठीक है। सैलरी, सैलरी का क्या करोगे सर? सैलरी का ऐसा है, P&L में डेबिट साइड में आता है,
कोई एडजस्टमेंट है क्या? हाँ, आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड ऐड कर दोगे। कमीशन क्रेडिट साइड में इनकम है 12,000 रुपए की इनकम। ओके, तो कमीशन के लिए कुछ लिखा है क्या? हाँ, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। तो सर रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड क्या होता है? लेस कर देंगे। ठीक है, इंश्योरेंस 8,000 रुपए का है, तो इंश्योरेंस के लिए कुछ बोला गया? हाँ, प्रीपेड इंश्योरेंस, तो प्रीपेड एट द एंड क्यों क्या कर दिया जाता है? माइनस कर दिया जाता है। फिर इंटरेस्ट इनकम, फिर क्या? इंटरेस्ट इनकम, ये ग्रॉस प्रॉफिट मैं यूं कर देता हूं, ग्रॉस प्रॉफिट से शुरुआत होगी। ठीक है, नाउ इंटरेस्ट इनकम 6,000, कोई एडजस्टमेंट है क्या? हाँ सर, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट येट रिसीव्ड। एक्रूड इनकम हो गया सर, आउटस्टैंडिंग एट द एंड जैसे ऐड होता है वैसे ही एक्रूड एट द एंड भी ऐड होता है। ठीक है, बैड डेट, बैड डेट हुआ ना उसको सबसे लास्ट में देखेंगे। बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट, सारा क्वेश्चन सारे एडजस्टमेंट करने के बाद देखा जाता है। तो बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट इनको बाद में देखना, डेटर्स ये सब बैलेंस शीट का आइटम है, बाद में देखते हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड कितना? सर डिस्काउंट रिसीव्ड है 2,000। कोई एडजस्टमेंट दिख तो नहीं पा रहा है, तो पीएनएल के किधर आएगा? सर ये पीएनएल में क्रेडिट साइड में आएगा, पीएनएल के क्रेडिट साइड में आएगा। प्लांट मशीनरी 80,000 दे रखा है, क्यों दे रखा है? प्लांट मशीनरी 80,000, ताकि आप इस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकें एट द रेट 10%। तो डेप्रिसिएशन कितना जाएगा? सर पीएनएल में ही जाएगा डेप्रिसिएशन 10%। कितना? तो 80,000 का 10%। तुमको बताऊं, वैसे तो प्लांट मशीनरी से आप क्या करते होंगे? फैक्ट्री में करते होंगे काम, तो पीएनएल मतलब देखा जाए तो ट्रेडिंग में जाना चाहिए, लेकिन सिंपल हमको दिमाग नहीं लगाना, प्लांट मशीनरी है, पीएनएल में डेप्रिसिएशन लगा देना। फैक्ट्री नहीं बोला, फैक्ट्री मशीनरी नहीं बोला, प्लांट एंड मशीनरी है, सिंपल पीएनएल में तुमको डेप्रिसिएशन चार्ज कर देना है। ओके, आगे देखो। अब बचता है बैड डेट का। तो बैड डेट के लिए तो अपन क्या बनाते हैं सर? बैड डेट के लिए तो ना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट बनाया जाता है, क्योंकि इसने क्या क्या बोला कि बैड डेट इतना है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट इतना है। कौन सा कलर से करें? इस कलर को ले लेंगे। बैड डेट ड्यूरिंग द ईयर 2,000 बोला। प्रोविजन फॉर बैड डेट का बैलेंस कितना ओपनिंग में? 4,000 है। क्लोजिंग डेटर्स कितने दिखा रहे हैं तुमको? 40,000 के। देखते हैं नीचे कोई एडजस्टमेंट और है क्या। फर्दर बैड डेट भी बोल रहा है सर, फर्दर बैड डेट, फर्दर बैड डेट कितने का? 2,000 का। ओके, मतलब जो डेटर्स हैं, जो डेटर्स हैं उसमें 2,000 और माइनस हो जाएगा। मेक अप प्रोविजन, प्रोविजन कितने का बनाना है? प्रोविजन बनाना है 5% ऑन डेटर। तो मैंने आपको क्या सिखाया था? पीएनएल में क्या जाएगा सर? पीएनएल में ना वो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट में बाय पीएनएल या टू पीएनएल वाला अमाउंट आता है, वो डाल देना। तो सिंपली प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट बना देना, प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट बना देना। देखते हैं अपने पास जगह है क्या? हाँ है। तो हम एक काम करते हैं, वर्किंग नोट के नाम पे प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट बना देते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट बना देते हैं। ओके, सबसे पहले ओपनिंग 1 अप्रैल 2021 को, 1 अप्रैल 2021 नहीं, इसको ना 1 अप्रैल 2022 कर लेना, इसको 1 अप्रैल 2022 कर लेना। कितना? 4,000 रुपए का। तो मैं लिख देता हूं 1 अप्रैल 2022 को ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 4,000। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 4,000। ओके, देन उसके बाद क्या होता है सेकंड नंबर पे? सर सेकंड नंबर पे होता है जितना भी बैड डेट हुआ है वो रिकॉर्ड करो। तो कितना हुआ था सर? ट्रायल बैलेंस में गिवन है 2,000 का, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है 2,000 का, तो 2 और 2 4 हो गया। तो टू फर्दर बैड डेट, साल के एंड में जितना भी बैड डेट होता है, सिखा रखा है तुमको, क्या करोगे? प्रोविजन में ट्रांसफर कर दोगे टू बैड डेट 2,000 प्लस 2,000 4,000। ओके, ट्रांसफर कर दिया। फिर थर्ड नंबर पे क्या करते हैं? कितना मेंटेन करना है? टू बैलेंस कैरेट डाउन, टू बैलेंस कैरेट डाउन
किस पे डिपेंड करेगा? क्लोजिंग डेटर्स। सर डेटर्स हमारे 40 के थे, उसके बाद फर्दर बैड डेट और हो गया, 40,000 के बाद 2,000 का बैड डेट और हो गया, तो 38,000 के डेटर रह गए। तो 40,000 में से 2,000 और बैड डेट होने के बाद 38,000 के रह गए, और 5% प्रोविजन बनाना है, 5% प्रोविजन बनाना है। ओके, तो 38,000 इंटू 5%, 1,900 रुपए का, 1,900 रुपए का प्रोविजन है। अब 1,900 डेबिट में 4,000 और डेबिट में 5,900 हो गया। 5,900 में से अगर मैं 4,000 हटा दूं तो 1,900 रुपए आता है, 1,900 बाय पी एंडल, बाय पी एंडल। ओके, 2023 मार्च 31 पीएनएल में कितना जाएगा? 1,900 रुपए। ओके, पीएनएल में कितना जाएगा? 1,900 रुपए, 1,900। डन है सर। ओके, लिख लेना साथ साथ, 5,900, 5,900। डन। तो पीएनएल में कितना जाएगा? 1,900 रुपए जाएगा। अब वन बाय वन लिख देगा? बिल्कुल सर, लिख दो फटाफट से। पीएनएल, पीएनएल की शुरुआत किससे होगी सर? पीएनएल की शुरुआत है ना ग्रॉस प्रॉफिट से होगी, तो लिख दो बाय ग्रॉस प्रॉफिट 1,00,000। बाय ग्रॉस प्रॉफिट या बाय ट्रेडिंग भी लिख सकते हो, जैसा आप चाहो। ठीक है, बाय ग्रॉस प्रॉफिट लिख दो या बाय ट्रेडिंग लिख दो, दोनों चलता है। बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। वैसे देखा जाए तो प्रॉपर एंट्री तो ये होता है कि ट्रेडिंग टू पी एंडल, ग्रॉस प्रॉफिट के लिए तो पी एंडल की क्रेडिट साइड में बाय ट्रेडिंग आना चाहिए, बट ठीक है, चलता है ना, सब चलता है, दोनों चलता है, दोनों जगह काम आता है, तो ऐसा दोनों चीजें काम आती है, टेंशन नहीं। ग्रॉस प्रॉफिट 1,00,000। ओके, वन बाय वन। रेंट 22,000 का था, नीचे आउटस्टैंडिंग दे रखा है 2,000 का, तो टू रेंट 22,000 का, और ऐड कर दूंगा आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000 का। कितना आएगा? 24,000, 24,000। उसके बाद नेक्स्ट सैलरी 10,000 की है, नीचे दे रखा आउटस्टैंडिंग सैलरी 4,000, तो टू सैलरी 10,000, और नीचे आउटस्टैंडिंग सैलरी और है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी 4,000, टोटल मिलके कितना? 14,000। ओके, नेक्स्ट कमीशन इनकम है 12,000, और नीचे एडजस्टमेंट है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 2,000। दिखता है ना तुमको, इसलिए मैंने सेम कलर से हाईलाइट किया है ना। कलर पहचानना आता है? बिल्कुल आता है सर। तो लिखो ना फिर इधर, कमीशन 12,000, रिसीव्ड इन एडवांस 2,000 है, तो बाय कमीशन। क्रेडिट लिखा ना, वरना कमीशन खर्चा भी हो सकता था, बट अगले ने लिखा क्रेडिट, तो बाय कमीशन रिसीव्ड ही है देखा जाए तो, बाय कमीशन रिसीव्ड। ठीक है, 12,000 और 2,000 रिसीव्ड इन एडवांस। 12,000 रिसीव्ड इन एडवांस को क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे, क्योंकि ये अनअर्न्ड कमीशन है। अनअर्न्ड कमीशन माइनस कर दोगे 2,000, कितना दिखा दोगे? 10,000 हो गई। अनअर्न्ड कमीशन लेस कर दिया। नेक्स्ट आइटम इंश्योरेंस 8,000, कुछ बोला नहीं, खर्चा है। और प्रीपेड इंश्योरेंस भी है 2,000 सर। इंश्योरेंस एडवांस में दे रखा है, आउटस्टैंडिंग नहीं होता, क्योंकि इंश्योरेंस का पैसा पहले दिया जाता है, आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस नहीं होता है। इंश्योरेंस का पैसा पहले दिया जाता है, बाद में तुमको क्या मिलता है? श्योरिटी मिलता है कि अभी तुमको कुछ हुआ ना तो नुकसान हम बेयर करेंगे। तो 8,000 में से 2,000 बोल रहे हैं एडवांस के, तो टू इंश्योरेंस 8,000, और लेस प्रीपेड, लेस प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000, तो नेट कितना? 6,000। नेट कितना? 6,000। ओके,
सर आप तो एडजस्ट कर दोगे, हम कैसे करें? तुम्हारा जानो, तुम्हारा जानो, ठीक है। चलो देखो, प्रीपेड इंश्योरेंस, अरे तुम्हारे पास जगह थोड़ी ना कम पड़ रही है। चलो देखो आगे देखो, फालतू जलना मतलब, हाँ सर ये बात तो सही है, देखा कितना जलते हो तुम लोग। नाउ इंटरेस्ट 6,000 इनकम है, और नीचे बोल रखा है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव 2,000, तो एक्रूड इनकम है ना, एक्रूड इंटरेस्ट। सर आउटस्टैंडिंग और एक्रूड एट द एंड क्या होता है? ऐड होता है। तो 6,000 है और 2,000 और नीचे ऐड कर देता हूं, बाय इंटरेस्ट। 6,000 तो है ही, और ऐड एक्रूड इंटरेस्ट 2,000, टोटल कितना? 8,000, टोटल कितना? 8,000। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सर बैड डेट वगैरह सब बाद में लिखने को बोलते हैं अपन। डिस्काउंट रिसीव्ड 2,000, डिस्काउंट रिसीव्ड 2,000, डिस्काउंट रिसीव्ड 2,000। और तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो डायरेक्ट बाहर लिख दें क्या? ये लो जी 2,000। आगे देखो नेक्स्ट, हो गया? नहीं, प्लांट मशीनरी से प्लांट मशीनरी पर डेप्रिसिएशन वगैरह लगा दो, बिल्कुल 8,000, 80,000 का 10%, टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 80,000 का 10%, 8,000। अब सब हो गया ना। हमारी हमेशा प्रैक्टिस यही रहेगी, हम बैड डेट को सबसे लास्ट में देखेंगे, ठीक है ना। सारे एडजस्टमेंट देख लो उसके बाद, क्योंकि क्या होता है डेटर्स में कुछ एडजस्टमेंट होते हैं। जैसे अभी तो फर्दर बैड डेट हुआ, ये तो हमको फिर भी याद आ जाता है। कुछ और भी एडजस्टमेंट हो, इन एडजस्टमेंट में से कहीं और डेटर में एडजस्टमेंट हुआ ना, तो ये डेटर इफेक्ट होगा, और डेटर इफेक्ट होगा ना तो हमारा प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट भी इफेक्ट होगा, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस जो मेंटेन करना है हमको, वो तो उसी क्लोजिंग डेटर्स पे डिपेंड करता है, तो वो इफेक्ट होगा, इसलिए सबसे लास्ट में करते हैं। अब क्या करोगे? अब प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट बना हुआ है, बाय पीएनएल कितना था? 1,900, तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दो तुम टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट 1,900। रेफरेंस के लिए दे देना, रेफर टू वर्किंग नोट, रेफर टू वर्किंग नोट की हम कहां से लेके आए, कोई पूछ ले तुमसे सवाल कर ले कि तुम किधर से लेकर आए, तो रेफर टू वर्किंग नोट। इसके अलावा सर हम वो आप एक बता देना, ऐसा भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन माथाफोड़ी नहीं करना। क्यों? उसमें फिर तुमको क्या लिखना होता है? एक और तरीका, मैं कहा बैड डेट को लिख दिया करो, टू बैड डेट 2,000 ये हो गया, 2,000 ये हो गया, 2 और 2 4,000 ऐसे दिखा दोगे, तो टू बैड डेट दिखा दोगे कितना? 4,000। एक और तरीका बता रहा हूं, लिखना नहीं, टू बैड डेट कितना दिखा दिया? 4,000। दूसरा, और क्या लिखना होता है फिर? और क्या लिखना होता है? ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस। क्लोजिंग कम है सर, ओपनिंग 4,000, क्लोजिंग 1,900, मतलब कितना डिफरेंस? 2,100 रुपए एक्स्ट्रा बना हुआ था ओपनिंग में, तो उसको रिवर्स करोगे बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट, कितना? 2,100। कैसे आया? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, क्लोजिंग में कम चाहिए था तो हमने रिवर्स कर दिया 2,100, ये लो 2,100 डन। मतलब बैड डेट को उठा के प्रोविजन में नहीं डाला, बैड डेट को तो पीएनएल में डाल दिया। प्रोविजन का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस कंपेयर कर लिया, ओपनिंग 4,000 था, क्लोजिंग 1,900 था, तो मैंने कहा यार ज्यादा बना हुआ है, एक्सेस बना हुआ है, रिवर्स कर दो। तो एक तरीका ऐसा भी होगा, इसमें भी क्या रहेगा? 4,000 और 2,100, डिफरेंस कितना? 1,900 ही तो है, बात कैसे भी कर लो, ठीक है। दोनों में से कैसे भी तुमको आंसर में मिल सकता है ना। यहाँ पर अपने मॉड्यूल की बात करें तो कैसे कर रखा है? बिल्कुल ऐसे ही कर रखा है, ये जो मैंने मॉड्यूल में लिखा है ना, ये एज पर मॉड्यूल लिख देता हूँ क्या, अल्टरनेटिव है ये, अल्टरनेटिव है ये अल्टरनेटिव है ये, लिख दिया है बस, ठीक है ना। दोनों में से ऑब्वियसली एक ही करके आना है। सर दोनों करके आए क्या? नहीं रे, ये बेटर है ये वाला लिख के आ गए, क्योंकि हमने अकाउंट बनाया है, इतनी मेहनत की है ना, तो फिर ये वाला करके आओ। अकाउंट नहीं बनाते तो हम बैड डेट को उठा के डायरेक्ट कर देते और फिर प्रोविजन देखते, ओपनिंग में 4,000 हमको दे रखा था, क्लोजिंग हम देख लेते मेंटेन कितना करना है, फिर क्लोजिंग और माइनस ओपनिंग, या ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करके जो वैल्यू आ रही होती वो देख लेते, सिंपल।
समझ में आया? ओपनिंग 4,000 था, क्लोजिंग केवल 1900 था, तो एक्स्ट्रा प्रोविजन बना हुआ था तो रिवर्स कर दिया 2100, और जो बैड डेट था पीएनएल में चार्ज कर दिया। एक तरीका ये, या फिर प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट बनाओ, जो भी पीएनएल का अमाउंट आएगा लिख दो। दूसरा तरीका ये। नाउ नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल, या फिर टू कैपिटल अकाउंट करके ब्रैकेट में लिख सकते थे नेट प्रॉफिट। कैसे भी कर लो, क्या फर्क पड़ जाएगा। अब देखो कितना आ रहा है सर, टोटल लगाना पड़ेगा, तो 1 लाख प्लस 10,000 प्लस 8,000 प्लस ब्लू वाला नहीं जोड़ रहा, ब्लैक वाला नहीं जोड़ रहा हूं, प्लस 2,000, 1,20,000, 1,20,000 इधर टोटल आ गया, तो इसका टोटल भी 1,20 ही होगा। देखते हैं डेबिट में क्या क्या है, माइनस करते चलो डेबिट वाले आइटम्स। खर्चे 24,000, 14,000, 6,000, 8,000, 1,900, 4,000 नहीं लिख रहा, ब्लैक वाला नहीं ले रहा, 66,100, 66,100। ओके जी, डन है। चलिए सर इसको ना ऐसे ब्रैकेट में लिख दो ना, वरना बीच में आ रहा है। ओके ये लो, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया, बड़े होले होले समझा रहा हूं ना तुम लोगों को। आई होप तुमको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एग्जाम ओरिएंटेड प्लस रेगुलर है, रेगुलर में भी और क्या लोगे तुम लोग, ठीक है। चलो, तो मेरा टारगेट है बस तुम लोगों को बढ़िया बढ़िया नंबर, बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं बच्चों के, मुझे मजा आ रहा है। मुझे मजा आएगा ना जब तक तुम्हारे जब तक तुम्हारे पैर चलेंगे तब तक वीरू की जान रहेगी, है ना। तो जब तक तुम्हारे मैसेज रहेंगे ना तब तक मैं बढ़िया बढ़िया पढ़ाऊंगा ना, एकदम बढ़िया। तो शानदार शानदार मैसेज आते जाएंगे, है ना, मेरे मैम के, और हम लोग अच्छे अच्छे पढ़ाते जाएंगे, ठीक है। चलो डन। सर गलत बात है, गलत क्या बात है भैया, इस हाथ दे उस हाथ ले, सिंपल, है ना। चलो ट्रेडिंग हो गया, पीएनएल भी देखा। सर इसमें सिर्फ पीएनएल बनाना था, बिल्कुल, कहीं बोला तो नहीं, बिल्कुल मैं अभी बोल देता हूँ, मैं अभी बोल देता हूँ। अरे ये रहा नालायक को, प्रिपेयर पीएनएल अकाउंट आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द गिवन डिटेल्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन, पूरा का पूरा सर ट्रायल बैलेंस दे रखा है, प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। ओ हो, एंड ऑल्सो द बैलेंस शीट। तो क्या फाइनल अकाउंट, बैलेंस शीट क्या फाइनल अकाउंट का पार्ट नहीं होता क्या? क्या बताऊं इसका, है ना, क्या बोले इसको। ठीक है, डम्बो डम्बो बोल के छोड़ देते हैं। तो बैलेंस शीट ऑब्वियसली फाइनल अकाउंट बोला है तो बैलेंस शीट तो बनेगी ना यार। अब ओ हो, इतना बड़ा, फिर एडजस्टमेंट और, तो ये तो पूरा ही जाएगा, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट, हाँ सर पूरा ही जाएगा। टाइम लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। ट्रायल बैलेंस गिवन है, बिल्कुल सर। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, ट्रायल बैलेंस गिवन है ना, प्रॉपर डेबिट क्रेडिट गिवन है, हाँ प्रॉपर डेबिट क्रेडिट गिवन है। जितने भी डेबिट बैलेंसेस होते हैं ना, या तो वो क्या होती हैं आपकी एसेट होती हैं, या वो आपके एक्सपेंसेस होते हैं। एसेट होगा तो बैलेंस शीट में जाएगा, एक्सपेंस होगा तो ट्रेडिंग पीएनएल में जाएगा। जितने भी क्रेडिट कॉलम्स हैं, जितने भी क्रेडिट कॉलम में आइटम आएंगे, वो या तो आपकी लाइबिलिटी है, या वो आपकी इनकम है, या वो आपकी कैपिटल है, एलआईसी। लाइबिलिटी और कैपिटल हुआ तो बैलेंस शीट में जाएगा, और इनकम हुआ तो ट्रेडिंग या पीएनएल में जाएगा, इनकम वाली साइड में। सिंपल, बड़ा सिंपल सा है। अब कई बच्चे क्या करते हैं, इतना सा भी उनको नहीं पता होता है, वो डेबिट में देखेंगे क्या, इंश्योरेंस, ओ ये तो अपनी इनकम है, ये तो अपनी इनकम है। अरे काय की इनकम है, अच्छा डिस्काउंट, उसको पता ही नहीं होता है ये वाला इनकम है कि ये वाला इनकम है। सर दोनों सेम ही था, झंझट नहीं, कोई सा किधर भी लिख दो, अबे सेम है, इधर है, हर बार सेम थोड़ा ना होता है। तो ये डिस्काउंट अलाउड है, डेबिट में है, खर्चा है। ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, इनकम है, समझा, ये ऐसे पता होता है। तो डेबिट कॉलम मतलब, डेबिट मतलब या तो एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है या एक्सपेंस का होता है। अच्छा क्रेडिट कॉलम में कोई आइटम आ रहा है मतलब या तो लाइबिलिटी है, या वो इनकम है, या वो कैपिटल है, एलआईसी।
ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, ट्रायल बैलेंस में जितने भी नाम दे रखे हैं उन सब का केवल एक एडजस्टमेंट होता है। ट्रायल बैलेंस में आने वालों का केवल एक एडजस्टमेंट होता है। लिख दूं क्या तुमको? है ना, नोट। आइटम्स appeared in the trial balance. Items appeared in trial balance. ट्रायल बैलेंस में जो आइटम आया, ट्रायल बैलेंस आइटम appeared in the ट्रायल बैलेंस, उसका केवल और केवल एक एडजस्टमेंट होगा, सिंगल एडजस्टमेंट, सिंगल एडजस्टमेंट। ठीक है ना, सिंगल एडजस्टमेंट होगा, आइदर ट्रेडिंग और पी एंड एल और बैलेंस शीट। ओके, एक ही एडजस्टमेंट होगा, ट्रेडिंग, पी एंड एल या बैलेंस शीट। ओके, नेक्स्ट दूसरा, लेकिन जो adjustment given in additional information, adjustment given in additional information, adjustment given in additional information, उसका क्या होगा सर? उसके है ना एटलीस्ट दो एडजस्टमेंट होंगे, एटलीस्ट टू एडजस्टमेंट्स। अच्छा, यस, कौन से? अब वो ट्रेडिंग बैलेंस शीट भी हो सकता है, ट्रेडिंग प्लस पी एंड एल भी हो सकता है, या पी एंड एल प्लस बैलेंस शीट भी हो सकता है, या बैलेंस शीट प्लस बैलेंस शीट भी हो सकता है, ट्रेडिंग प्लस ट्रेडिंग भी हो सकता है। ओ हो, तो सर इसको लिखना तो बेकार है। एटलीस्ट दो एडजस्टमेंट, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल एंड बैलेंस शीट, ऐसे लिख देते हैं। बिल्कुल, ट्रेडिंग ट्रेडिंग में भी दो हो सकते हैं, पी एंड एल में भी दो हो सकते हैं। जैसे वो लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने वो ट्रेडिंग में किया था, याद है? वो गुड्स एंड ट्रांजिट, सबसे पहला जो हमने क्वेश्चन किया था, वो परचेज में ऐड हो रहा था और लास्ट में स्टॉक में भी ऐड हो रहा था। हुआ ना, ट्रेडिंग ट्रेडिंग के अंदर दो। तो ट्रेडिंग ट्रेडिंग में भी दो सकते हैं, पी एंड एल में भी दो सकते हैं, बैलेंस शीट में भी दो सकते हैं, ट्रेडिंग पी एंड एल में हो सकता है, पी एंड एल बैलेंस शीट में हो सकता है, और ट्रेडिंग बैलेंस शीट में हो सकता है ना? ट्रेडिंग पी एंड एल, ठीक है, देख लेना, जैसा भी सब में हो सकता है। एटलीस्ट दो एडजस्टमेंट है, एटलीस्ट दो एडजस्टमेंट। चलिए, तो ये सीखा। अब वन बाय वन हम देखें। बिल्कुल सर, अब हम वन बाय वन क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो वन बाय वन अब हम लिखना शुरू करते हैं ना। स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है, बिल्कुल ओपनिंग स्टॉक किधर आएगा? देखो, एसेट डेबिट में आया, इसका मतलब या तो एसेट है या एक्सपेंस है। तो स्टॉक है तो ऑब्वियसली किधर आएगा सर? ओपनिंग स्टॉक है ना, किधर आता है? एक ही जगह, ट्रेडिंग, पी एंड एल या बैलेंस शीट। केवल एक एडजस्टमेंट बताना सर, ट्रेडिंग में आएगा, तो लिखते चलो, ये ट्रेडिंग में आएगा। ओके, परचेज एंड कोई स्टॉक है, और स्टॉक तो दोनों में आता है। अरे ये ओपनिंग है, ओपनिंग क्लोजिंग आता है ट्रेडिंग और बैलेंस शीट दोनों में, ठीक है? ये ओपनिंग है तो ओपनिंग केवल एक ही जगह आएगा, ट्रेडिंग में आएगा बस। ट्रायल बैलेंस में कोई भी आइटम आता है, एक ही एडजस्टमेंट। परचेज एंड सेल्स, सर परचेज भी ट्रेडिंग में है, सेल्स भी ट्रेडिंग में, ठीक है। बी आर, सर बी आर बैलेंस शीट का आइटम होता है, एसेट होता है, तो बैलेंस शीट में आएगा। फिर उसके बाद रिटर्न्स, रिटर्न्स तुमको पता करना है कौन सा परचेज रिटर्न है, कौन सा सेल्स रिटर्न है। तुमको सिखाया ना, परचेज रिटर्न का बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट की क्रेडिट? सर परचेज का डेबिट होता है, तो परचेज रिटर्न का क्रेडिट होगा। बिल्कुल, तो क्रेडिट में ये परचेज रिटर्न है, तो परचेज रिटर्न का क्या किया जाएगा सर? परचेज रिटर्न है ना, परचेज में से माइनस हो जाएगा। बिल्कुल, सेल्स का क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न का डेबिट होता है, तो सेल्स रिटर्न सेल्स में से माइनस हो जाएगा। ठीक है सर, डन, क्लियर, ओके। देन कैरेज इनवर्ड, सर कैरेज इनवर्ड गुड्स को लाने का खर्चा होता है, ट्रेडिंग में जाएगा। ओके, डेटा क्रेडिटर दोनों सर बैलेंस शीट में जाएंगे। फिर उसके बाद कैरेज आउटवर्ड, गुड्स को बाहर ले जाने का खर्चा है, तो ये पीएनएल में जाएगा, ये पीएनएल जाएगा। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग का आइटम होता है, कैरेज आउटवर्ड पीएनएल का होता है। डिस्काउंट एक अलाउड है, एक अलाउड है और दूसरा रिसीव्ड है। एक डिस्काउंट अलाउड है और दूसरा रिसीव्ड है, एंड रिसीव्ड।
तो जो अलाउड है वो P&L में जाएगा और जो रिसीव्ड है वो भी P&L में जाएगा, बस एक P&L के डेबिट साइड में, एक P&L के क्रेडिट साइड में। नाउ सैलरी एंड वेजेस, सर सैलरी पहले लिखा है तो P&L में जाएगा, वेजेस पहले लिखा होता तो ट्रेडिंग में लिख देते हैं। इंश्योरेंस खर्चा है P&L में जाएगा, रेंट खर्चा है P&L में जाएगा, वेजेस एंड सैलरी, सर वेजेस पहले आ गया तो ट्रेडिंग में लिख देंगे। बैड डेट ये सब बचपन में करते हैं ना, वेजेस पहले आएगा तो ट्रेडिंग में, सैलरी पहले आएगा तो P&L में, फालतू बात, लेकिन करते हैं जैसा करते हैं। बैड डेट, सर बैड डेट तो आपने कहा था बाद में, बैड डेट तो बाद में, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट बना लेंगे, या फिर डायरेक्ट ऑल्टरनेटिव वे में हम कर सकते हैं कि बैड डेट को P&L में डाला और प्रोविजन का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस को कंपेयर करके P&L में लिख डाला। ओके, फर्नीचर, सर फर्नीचर बैलेंस शीट में जाएगा, फर्नीचर बैलेंस शीट में जाएगा, कैपिटल बैलेंस शीट में जाएगा, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस हो जाएगा ऑब्वियसली बैलेंस शीट में। लूज टूल्स बैलेंस शीट में जाएगा, एसेट्स है, खर्चा तो है नहीं, एसेट है, बैलेंस शीट में जाएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, सर ये तो नॉर्मल खर्चा होता है पेपर वगैरह का, तो ये तो P&L में डाल दो, इसका कोई बैलेंस शीट में नहीं लिखना है तुमको। एडवर्टाइजिंग P&L में डाल दो। कैश इन हैंड, कैश इन, सर एडवर्टाइजिंग का फायदा अपने को एक से ज्यादा साल के लिए मिलेगा तो डेफर्ड रेवेन्यू, लेकिन मैंने सिखाया है तुमको कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स वाले में कि डेफर्ड रेवेन्यू को भी रेवेन्यू ट्रीट किया जाएगा और P&L में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ओ ठीक है, मैंने इसलिए बोला था सीखो सीखो, वो बचपन वाली चीजें सीखो, जर्नल लेजर वगैरह, कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांसफर सब जगह काम आता है वो। कैश इन हैंड बैलेंस शीट में जाएगा, कैश एट बैंक बैलेंस शीट में जाएगा। पेटी कैश एक्सपेंस होता है कि एसेट होता है, क्योंकि डेबिट कॉलम है, डेबिट कॉलम में है तो या तो वो एसेट होगा या वो एक्सपेंस होगा। बताओ पेटी कैश क्या होता है, पेटी कैश क्या होता है, एसेट की एक्सपेंस? सर पेटी कैश है ना, एक्सपेंस होता है। वो एक्सपेंस होता है, जिसने भी एक्सपेंस बोला ना उसका गलत है। ओ देखा सर, डरा रहे हो? हाँ डरा रहा हूं, डरने की बात ही नहीं है भाई। पैटी कैश, एक तुम्हारे पॉकेट में पैसा है, एक तुम्हारे घर वालों के पॉकेट में पैसा, तुम्हारे घर वाले मेन कैशियर, तुम लोग पैटी कैशियर, तुम्हारे घर वालों में बड़ी तिजोरी, तुम्हारे पास तुम्हारा वॉलेट छोटी तिजोरी, तुम्हारे वॉलेट में जो पैसा है ना वो भी तुम्हारी एसेट है, तुम्हारे घर में जो पैसा है वो भी तुम्हारी एसेट है, मतलब कैश भी तुम्हारी एसेट है और पैटी कैश भी तुम्हारी एसेट है। तो एसेट है तो सर किधर जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। ओके, मशीनरी, मशीनरी किधर जाएगा सर, मशीनरी बैलेंस शीट में लिख दो। कमीशन, कमीशन कौन सा सर, एक तो अलाउड एक रिसीव्ड, एक अलाउड और एक रिसीव्ड, तो P&L में जाएंगे दोनों, हाँ दोनों के दोनों P&L में, एक खर्चे वाली साइड में एक इनकम वाली साइड में। खर्चा है वो P&L के डेबिट साइड में, इनकम है वो P&L के क्रेडिट साइड में चला जाएगा। ओके आगे देखते हैं। टोटल, टोटल ठीक है, टोटल का क्या जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब है ट्रायल बैलेंस में जो भी आइटम आया ना उसका केवल एक एडजस्टमेंट होगा, या तो ट्रेडिंग या P&L या बैलेंस शीट। नाउ एडजस्टमेंट देखते हैं सर, इसके एटलीस्ट दो एडजस्टमेंट आएंगे, तुमको पता करना है। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक बता रखा है, तो क्लोजिंग स्टॉक का क्या होगा सर, क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट 420, मार्केट प्राइस 4 लाख, किस पे वैल्यू करेंगे सर, विच एवर इज लोअर, तो 4 लाख पे वैल्यू कर लेना। ठीक है, और क्या करोगे सर, कहां कहां जाएगा, एक तो ट्रेडिंग में जाएगा और एक बैलेंस शीट में जाएगा। कितना अमाउंट, 4 लाख, विच एवर इज लोअर, ट्रेडिंग और बैलेंस शीट। सर फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन, मशीनरी पे डेप्रिसिएशन, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड्स है, मेरा कोई सा भी बैलेंस मेथड हो, हमको तो फर्नीचर और मशीनरी का बैलेंस दे रखा है। ये कहाँ पे है फर्नीचर, कहीं दिख रहा है तुमको फर्नीचर? सर मशीनरी तो दिख गया, सर मशीनरी तो दिख गया, ये रहा। सर मशीनरी तो दिख गया है, फर्नीचर, फर्नीचर ये रहा सर, फर्नीचर ये रहा। बस इस पर अपने को क्या करना है, डेप्रिसिएशन लगा देना है। तो जो वैल्यूज गिवन है, जो बैलेंसेस गिवन है, बस इसी बैलेंस पे आप क्या कर दोगे, डेप्रिसिएशन चार्ज कर दोगे। क्यों, क्योंकि हम ये मानेंगे, देखो डेप्रिसिएशन नीचे दे रखा है, इसका मतलब अभी तक डेप्रिसिएशन की एंट्री नहीं हुई है। तो इसका मतलब ये जो फर्नीचर है, मशीनरी है, वो स्टार्टिंग में ओपनिंग में क्या रहा होगा, ओपनिंग वैल्यू कितना रहा होगा, जो भी है ये ओपनिंग वैल्यू है, इस पर आप डेप्रिसिएशन लगा दीजिए। ये डेप्रिसिएशन WDV में किस पे लगता है, ओपनिंग बुक वैल्यू पे, तो मान के चलो ये ओपनिंग बुक वैल्यू है, इसमें अभी तक डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट नहीं हुआ है। ठीक है डन। तो डेप्रिसिएशन किधर किधर जाएगा सर, डेप्रिसिएशन जाएगा एक तो P&L में और एक जाएगा सर
बैलेंस शीट में, P&L में, और बैलेंस शीट में क्या होगा, बैलेंस शीट में एसेट में से माइनस हो जाएगा, बैलेंस शीट में क्या होगा, एसेट में से माइनस हो जाएगा। रेंट पेड इन एडवांस, तो रेंट पेड इन एडवांस क्या होगा सर, P&L में एक तो पेड इन एडवांस मतलब प्रीपेड, प्रीपेड को आप रेंट में से लेस कर देना, दूसरे P&L में तो रेंट में से माइनस हो जाएगा। और क्या होगा सर, और क्या होएगा, ये प्लस का निशान ऐसा मत समझ लेना, P&L में प्लस हो जाएगा, एंड लिख दूंगे यहाँ पे, वरना पता चले सर हम प्लस बोल रहे हैं। ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट, P&L एंड बैलेंस शीट, ये P&L में रेंट में गया और प्रीपेड बैलेंस शीट में चला जाएगा। OU पा पा किधर आता है, प्रीपेड एसेट साइड में आता है। सैलरी एंड वेजेस ड्यू बट नॉट येट पेड, तो आउटस्टैंडिंग हुआ ना, ड्यू बट नॉट येट पेड, ओके। तो आउटस्टैंडिंग हुआ तो एक तो सैलरी एंड वेजेस है तो P&L में जाएगा, आउटस्टैंडिंग है तो ऐड हो जाएगा, P&L में जाके ऐड हो जाएगा। उसके बाद एंड बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में चला जाएगा। मेक अप प्रोविजन, प्रोविजन वाला तो बाद में करते हैं ना, प्रोविजन कितना बनाना है डेटर्स पे, 5% बनाना है। अच्छा तुमने एक चीज देखी क्या, बैड डेट था और यहाँ पे प्रोविजन था, कोई ओपनिंग प्रोविजन तो था ही नहीं, कोई ओपनिंग प्रोविजन तो था ही नहीं, तो नील मानना। क्लोजिंग प्रोविजन है कितना, 5%, ठीक है। कमीशन सर किधर किधर जाएगा, वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट बना देंगे। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट अगर हम बनाते हैं तो क्या क्या एडजस्टमेंट होंगे सर, एक तो P&L और दूसरा बैलेंस शीट में डेटर में से लेस करके दिखाएंगे, बैलेंस शीट में प्रोविजन क्या करेंगे, लेस करके दिखाएंगे। कमीशन रिसीवेबल, कमीशन रिसीवेबल मतलब एक्रूड इनकम है, मिला नहीं अभी तक, मिलेगा, तो P&L में एक्रूड एट द एंड, आउटस्टैंडिंग एट द एंड क्या होता है, ऐड होता है। और बैलेंस शीट में एक्रूड इनकम किधर आता है सर, OU पा का आ है ये, ओके, तो बैलेंस शीट में आएगा ये, समझा गया, ओके सर। तो एटलीस्ट 2 एडजस्टमेंट हुए हैं, समझना खुद को ही पड़ेगा, किधर किधर जाता है खुद को याद करना पड़ता है, ठीक है, कहाँ कहाँ जाएगा 2-4 बार पढ़ोगे समझ में आ जाता है, सिंपल है यार। कमीशन रिसीवेबल, तो रिसीवेबल है, रिसीव हुआ नहीं है, बट एक्रुअल बेसिस में हम क्या करते हैं, एक्रुअल सिस्टम पे जब हम फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं, नहीं मिला तो भी इनकम तो मानोगे ना, बट नहीं मिला, मिलेगा, मिलेगा तो इसके रिगार्डिंग पैसा आएगा, तो हम इसको बैलेंस शीट में शो करते हैं क्योंकि ये हमारी एसेट है। क्यों, क्योंकि हमारी एसेट। अच्छा मिल जाता तो क्या होता, कैश बैलेंस बढ़ जाता ना, नहीं मिला कोई बात नहीं, इसको खुद को इसके कैश ना दिखा के कमीशन रिसीवेबल, आगे जाके कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, आगे जाके कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हमारी एसेट है, आगे जाके कैश में कन्वर्ट होगा, हमारी एसेट है बिल्कुल। अब देखो और क्या क्या सर, सैलरी एंड वेजेस खर्चा है, P&L में जाएगा, बट क्या बोला, नॉट येट पेड, ड्यू बट नॉट येट पेड, तो क्या हो गया, खर्चा तो खर्चा है, भले पे नहीं किया तो खर्चा तो आएगा ना, रिलेट कर रहा है करंट ईयर से, तो ऐड कर दो, P&L में दिखाओगे सैलरी एंड वेजेस में। अब बैलेंस शीट में क्यों आएगा, अरे पे नहीं किया ना तो लायबिलिटी है कि नहीं है, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटीज रिकॉर्ड होती है, 1 बाय 1 समझना। रेंट, रेंट वाज पेड इन एडवांस, रेंट तुमने एडवांस में दे दिया, कितने का, 5,000 का, एक्चुअली तुमने रेंट कितने का पे किया है सर, ये जो हमने रेंट पे किया है कितने का है, 60,000 का। पेड है या रिलेटेड टू करंट ईयर है, पेड है या रिलेटेड टू करंट ईयर, सर ऑब्वियसली रेंट यहाँ पे दे रखा है और पेड इन एडवांस इधर दे रखा है, इसका मतलब पेड इन एडवांस का एंट्री नहीं हो रखा, तो इसका मतलब क्या हुआ सर, ये रेंट क्या हुआ, इसका मतलब ये रेंट क्या है, पेड है। ये सैलरी एंड वेजेस का भी नीचे दे रखा था एडजस्टमेंट, इसका मतलब सैलरी एंड वेजेस ये ट्रायल बैलेंस में कौन सा दे रखा है, पेड दे रखा है, समझाया था ना मैं तुमको, बिल्कुल। और कमीशन रिसीवेबल, तो कमीशन रिसीवेबल, कमीशन 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 रिसीवेबल, इसका मतलब ये जो कमीशन है वो कौन सा, ऑब्वियसली कमीशन रिसीव्ड है, कितना एक्चुअल में मिला है वो है, ठीक है। चलो आगे देखो, तो रेंट पेड इन एडवांस क्या करोगे सर, रेंट पेड इन एडवांस है ना, कितना था रेंट सर, रेंट हमने पे किया है 60,000 का, तो 60,000 में से क्या बोल रहा है, 5,000 अगले साल से रिलेट कर रहे हैं, तो क्या करोगे, P&L में माइनस करोगे कि नहीं करोगे, 60,000 में से 5,000 माइनस करोगे कि नहीं करोगे, करेंगे, क्योंकि करंट ईयर से कितना बिलोंग कर रहा है, 60,000, 60,000 किधर गया, 60,000 जो हमने पे किया उसमें से 5,000 हटा दो, करंट ईयर से रिलेट कर रहा है सिर्फ 55, तो वही आएगा। और जो पेड इन एडवांस है सर, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट आपने एडवांस कोई ऐसा पेमेंट कर दिया है तो क्या करोगे आप सर, उसका फायदा हमको मिलेगा फ्यूचर में, तो बैलेंस शीट में दिखाओ, ऐसा कोई भी एक्सपेंस जिसका फ्यूचर में फायदा मिलना है वो क्या करोगे, बैलेंस शीट में दिखाओगे, ठीक है सर। फर्नीचर,
डेप्रिसिएशन है तो डेप्रिसिएशन क्या करेंगे सर, डेप्रिसिएशन है तो P&L में आएगा ना, P&L में फर्नीचर वगैरह हमने यूज किया, मशीनरी यूज किया तो डेप्रिसिएशन लगा तो P&L में खर्चा शो करना है, और क्योंकि डेप्रिसिएशन लग गया तो एसेट की वैल्यू कम हो गई तो बैलेंस शीट में माइनस कर देना, बड़ा इजी है। क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर तुम्हारे पास स्टॉक पड़ा है तो तुम्हारी एसेट है कि नहीं है तो बैलेंस शीट में जाएगा। और ट्रेडिंग में क्यों जाता है, क्योंकि ट्रेडिंग में तुम डेबिट में परचेज दिखाते हो ना तो उसका हिसाब देना होता है कि नहीं देना होता है, कि जितना परचेज में से जो बेच दिया वो बाय सेल्स, जो बच गया वो स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, तो ट्रेडिंग में भी जाएगा। हर एक चीज का लॉजिक है, बार बार क्यों बता रहा हूँ, जिसको भी बेसिक वीक रहा हुआ होगा समझ में आएगा, जिसको भी बेसिक वीक रहा होगा समझ में आएगा। और कभी कभी हमको समझ में आया हुआ होता है हमारी नजरों से, कभी कभी मेरी नजरों से भी समझ में आया। चलो अब देखो क्या होगा कैसे होगा, अब शुरू करते हैं ना फटाफट से। अब हालांकि मुझे लिखने का जरूरत नहीं, अब तुम खुद कर सकते हो इतना बताने के बाद, अगर तुम चाहो तो मैं एक लिखकर दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो वन बाय वन कैसे बनाएंगे, उठाओ ट्रेडिंग में आने वाले आइटम, सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक। अब ये सारा है ना, इतना लिखने के बाद बताने के बाद अब ये सारा एक मैकेनिकल वर्क रह गया है। टू ओपनिंग स्टॉक कितना 2 लाख, टू ओपनिंग स्टॉक 2 लाख। फिर नेक्स्ट ट्रेडिंग आइटम क्या है, ये लिख दिया, हाँ ट्रायल बैलेंस में केवल एक बार ही, ट्रायल बैलेंस वाले आइटम का केवल एक ही बार आएगा। परचेज सेल्स में से परचेज लिख देता हूँ, परचेज कितना 22 लाख, दोनों लिख देते हैं ना लाइन से, टू परचेज 22 लाख। अच्छा परचेज में से कोई एडजस्टमेंट है क्या देख लो, हाँ सर रिटर्न वगैरह और तो था ही, तो इनर कॉलम में लिख दो 22 लाख। ऐसे ही सेल्स, बाय सेल्स कितना, बाय सेल्स 35 लाख, इनर कॉलम में लिख दिया 35 लाख। ओके फिर उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या, ये हो गया, हाँ बी आर बैलेंस शीट में आएगा ना, ये नहीं अभी ये नहीं लिखा, बी आर तो बैलेंस शीट में आएगा, ये नहीं लिखना अभी। फिर उसके बाद रिटर्न्स, हाँ रिटर्न्स लिख देते हैं सर, सेल्स रिटर्न 1 लाख है और परचेज रिटर्न 50,000 है, सेल्स रिटर्न 1 लाख है और परचेज रिटर्न 50,000 है, लेस परचेज रिटर्न लेस सेल्स रिटर्न। ओके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ट्रेडिंग का और कोई आइटम, कैरेज इनवर्ड, ठीक है लिख देंगे। अच्छा परचेज वेजेस, कैरेज इनवर्ड हो गया, वेजेस हो गया, 2 आइटम। ट्रेडिंग क्या और है, बस नीचे देखो कोई परचेज में ट्रेडिंग में स्टॉक है और कोई ट्रेडिंग लिखा है क्या, नहीं, ठीक है मतलब ये इतना ही है, हाँ 21,50,000, ये कितना 34 लाख। ओके फिर उसके बाद कैरेज इनवर्ड लिख दो, वेजेस सैलरी लिख दो, कैरेज इनवर्ड वेजेस एंड सैलरी। सर वेजेस सैलरी में एडजस्टमेंट था क्या, नहीं सैलरी एंड वेजेस में था, वेजेस सैलरी में तो नहीं था, ठीक है। कितना कितना था कैरेज इनवर्ड, सर कैरेज इनवर्ड 50,000, वेजेस सैलरी 80,000, कैरेज इनवर्ड 50,000, वेजेस सैलरी 80,000। ओके फिर नेक्स्ट हो गया, और कोई आइटम ट्रेडिंग में स्टॉक दिखाना है सर, क्लोजिंग स्टॉक कितना 4 लाख रुपए, विच एवर इज लोअर पे, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना दिखा दोगे 4 लाख रुपए का, 4 लाख रुपए का। बस अब क्या करना, बैलेंस में दिखा देना कितना, ग्रॉस प्रॉफिट 38 लाख, 38 लाख। हाँ जी टू, टू क्या कर देना नेट प्रॉफिट, टू क्या कर देना नेट प्रॉफिट, सिंपल। ओके नेट प्रॉफिट कितना आएगा देखो, 38 लाख माइनस करना 2 लाख, माइनस 21,50,000, माइनस 50,000, माइनस 80,000, 13,20,000, 13,20,000, 13,20,000 नेट प्रॉफिट। सॉरी ट्रेडिंग में तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है ना, मैं भी ना सुबह पहले, सर सुबह पहले नहीं रहे, तो ग्रॉस प्रॉफिट सुबह क्या शाम को भी नहीं, ट्रांसफर टू पी एंड एल, ट्रांसफर टू पी एंड एल। ओके ट्रांसफर टू पी एंड एल डन। चलिए नाउ अब पी एंड एल बना दें, हाँ सर अब पी एंड एल बना देते हैं। पी एंड एल कैसे बनेगा, जो ट्रेडिंग का ग्रॉस प्रॉफिट है वो सबसे पहले पी एंड एल में आएगा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट, बाय
ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट कितना 13,20,000 है। हाँ 13,20,000 ओके 13,20,000 रुपए का। आगे देखो वन बाय वन क्या क्या है चीजें। पीएनएल में क्या क्या जाएगा सर? पीएनएल में पीएनएल ये रहा सर, कैरेज आउटवर्ड 40,000 का, टू कैरेज आउटवर्ड 40,000। कोई एडजस्टमेंट नहीं याद आ रहा सर, इसमें तो कोई एडजस्टमेंट था नहीं, कैरेज आउटवर्ड लिख दिया मैंने कितने का 40,000 का। और नेक्स्ट सर इसके बाद है पीएनएल ये रहा, डिस्काउंट अलाउड 5,000 और रिसीव्ड भी 5,000, डिस्काउंट अलाउड 5,000 और रिसीव्ड भी 5,000, टू डिस्काउंट अलाउड 5,000 और डिस्काउंट रिसीव्ड। सर डिस्काउंट रिसीव्ड में ऐसा है कि 5,000 तो था और एक एडजस्टमेंट भी था, डिस्काउंट रिसीव्ड ये रहा, कहाँ गया? डिस्काउंट रिसीव में नहीं था क्या? नहीं सर डिस्काउंट रिसीव में तो नहीं था, फिर तो इसको बाहर लिखो ना, बस नहीं मिला मेरे को, कोई बात नहीं, यहां से हटाओ, बाहर लिख देते हैं 5,000। नेक्स्ट आइटम क्या सर? डिस्काउंट के बाद पीएनएल में सैलरी एंड वेजेस 220, इसमें एडजस्टमेंट था सर, सैलरी एंड वेजेस 2,20,000, टू सैलरी लिख दिया मैंने खाली 2,20,000 और एडजस्टमेंट के नाम पे नीचे था ये वाला 30,000 रुपए, क्या आएगा? बट नॉट येट पेड ना, आउटस्टैंडिंग 30,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 30,000, 2,50,000 होगी। नेक्स्ट फिर सैलरी के बाद सर नेक्स्ट है इंश्योरेंस है, रेंट है, इंश्योरेंस 60,000, रेंट भी 60,000, टू इंश्योरेंस 60,000, रेंट भी 60,000, लेकिन रेंट में क्या है? एडजस्टमेंट है। रेंट में क्या एडजस्टमेंट है? क्या है सर रेंट में? सर रेंट पेड इन एडवांस 5,000, तो प्रीपेड रेंट है ना, बिल्कुल लेस कर दोगे, प्रीपेड एट द एंड, प्रीपेड एट द एंड लेस कर दोगे कितना 5,000, तो करंट ईयर से रिलेट कितना किया 55,000, करंट ईयर से रिलेट कितना किया 55,000। नेक्स्ट उसके बाद पीएनएल में सर वो बैड डेट नहीं लिखा सर, अपन लिखेंगे। फिर उसके बाद और कुछ पीएनएल में, हाँ प्रिंटिंग स्टेशनरी एडवर्टाइजिंग 30 और 50, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 30,000, टू एडवर्टाइजिंग शॉर्ट में लिख रहा हूं ना 50,000 हो गए, 30 और 50। फिर उसके बाद कैश इन हैंड वगैरह ये सब नहीं, कमीशन आएगा अलाउड और रिसीव्ड 10,000 और 30,000, 10,000 और 30,000, टू कमीशन अलाउड 10,000 और टू बाय कमीशन रिसीव्ड 30,000, बाय कमीशन रिसीव्ड 30,000। अच्छा 30,000 में एडजस्टमेंट है क्या? हाँ है, क्या? रिसीवेबल, कमीशन रिसीवेबल कितना 5,000 रुपए का, तो रिसीवेबल है तो ऐड कर दूं, बिल्कुल रिसीवेबल है तो ऐड कर दो 33,000, ओके रिसीवेबल है तो ऐड कर दो 33,000 होगी। नेक्स्ट हो गया, हाँ सर ट्रायल बैलेंस का तो हो गया। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखो कोई पीएनएल का आइटम रह तो नहीं गया, रेंट हो गया, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, प्रोविजन बचा है और डेप्रिसिएशन बचा है, तो डेप्रिसिएशन लिख देते हैं 10% और 20%। डेप्रिसिएशन 10% और 20% कितना आएगा देखो, फर्नीचर पे तो 10% है तो 4,00,000 का 10% 40,000 और मशीनरी पे 20% है तो 3,00,000 का 20% 60,000, 1,00,000 रुपए हो गया टोटल में, 1,00,000 हो गया डेप्रिसिएशन टोटल के अंदर 40 और 60।
40 और 60। ओके, तो डेप्रिशिएशन कितना हो गया सर? डेप्रिशिएशन हो गया है 1 लाख का। तो 40,000 प्लस 60,000 दैट इज 1 लाख। और क्या रहेगा सर? सर अब तो है ना केवल और केवल वो प्रोविजन रहे, तो प्रोविजन के लिए क्या लिखोगे? दो ऑप्शन है, बैड डेट को उठा के क्या कर दो, 10,000 को पीएनएल में ट्रांसफर कर दो, और फिर प्रोविजन को भी आप ट्रांसफर कर दो, या फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट बना लो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटा या बैड डेट, जो भी उसने नाम ले रखा है वही आप ले लो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5%, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लिखा। अकाउंट, ओपनिंग तो कोई बैलेंस था ही नहीं, ओपनिंग तो कोई बैलेंस ही नहीं था, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कुछ भी नहीं आना। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन है ही नहीं कोई, ओपनिंग में कोई प्रोविजन ही नहीं था। करंट ईयर में, करंट ईयर में बैड डेट कितना हुआ? 10,000। करंट ईयर का बैड डेट कितना है? 10,000। और लास्ट में तुमको मेंटेन कितना करना है? टू बैलेंस कैरेट डाउन, टू बैलेंस कैरेट डाउन। देखो जरा, करंट ईयर का बैड डेट 10,000, लास्ट में कितना मेंटेन करना है तुमको? 5%। क्लोजिंग डेटर्स पे, डेटर्स थे कितने के सर? देखो डेटर एंड क्रेडिटर हमको दे रखे थे, दिस वन डेटर्स 2 लाख के डेटर्स हैं, 2 लाख के डेटर्स हैं। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में कहीं पर भी कोई डेटर में एडजस्टमेंट? इसमें नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, बस फिर कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब जो डेटर्स हैं वो 2 लाख के ही हैं। 2 लाख का 5%, 2 लाख का 5% हमको प्रोविजन मेंटेन करना है, तो टू बैलेंस कैरेट डाउन 2 लाख क्लोजिंग डेटर्स हैं, उसका 5% 10,000 बस। बाय पी एंडल, बाय पी एंडल 20,000, बाय पी एंडल 20,000। ओके डन। तो पी एंडल अकाउंट के डेबिट साइड में तुम लिख देना टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 20,000 हो गया। अब हम क्या करते हैं सर? अब हम ना पी एंडल का क्रेडिट साइड का टोटल लगा देते हैं। कितना आ रहा है? 13,20,000। अच्छा ये रिसीवेबल मेरे को डाउट हो रहा है, 3,000 था क्या? शायद तुम लोगों ने ध्यान दिया होगा। कमीशन रिसीवेबल कितना था? मैंने 3 लिखा है, ये 5,000 है। 5,000 अभी अभी दिखा मेरे को, कोई ना, सही कर देते हैं। अभी अभी दिखा तो 5,000 है, ये 35 होगा। 5,000 35,000 कितना? 13,20,000 प्लस 5,000 प्लस 35,000, 13,60,000 क्रेडिट साइड का टोटल आ गया। 13,60,000। हाँ, और भी कोई मिस्टेक हुआ हो तो देख लेना तुम लोग, बहुत धीरे से और बहुत आराम से करने का होता है ये ना। कुछ भी सावधानी हटी दुर्घटना घटी। 13,60,000 माइनस किया 2 लाख, माइनस किया 21,50,000, सॉरी यहां से कितना है टोटल? 13,60,000 ना, 13,60,000 माइनस किया 4 लाख, 4 लाख है कि 40,000 है? 40,000 माइनस किया 5,000, माइनस किया 250, माइनस किया 60,000, माइनस किया 55,000, माइनस किया 30,000, माइनस किया 50,000, देन 10,000, देन उसके बाद 1 लाख, और उसके बाद 20,000। सर ये आ गया है 7,40,000, 7,40,000 नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ओके 7,40,000, 7,40,000 टोटल में कितना? 13,60,000, 13,60,000 डन। चलिए अब लास्ट बैलेंस शीट बना देते हैं, लास्ट बैलेंस शीट बना देते हैं। बैलेंस शीट के जो जो आइटम्स हैं, ट्रायल बैलेंस से चालू हो। ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले बीआर दे रखा है सर, जो सामने है पहले वो लिख दें। बिल्कुल, जो सामने है पहले वो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है तुम लोग की पहले
परमानेंस ऑर्डर में बनाए कि लिक्विडिटी ऑर्डर में बनाए, कुछ नहीं, दिमाग नहीं लगाना, जो सामने है पहले लिख दो, वरना बहुत दिक्कत हो जाता है। या फिर तुम्हारे पास प्रॉपर टाइम हो तो आप क्या कर सकते हो, प्रॉपर रफ में बना दो पहले, फिर उसको ऑर्डर में जितना सेट हो सके कर दो परमानेंस ऑर्डर में। तो मैं साथ साथ लिख रहा हूँ ना, BR 50,000, मेरे पास टाइम नहीं है, तुम्हारे पास टाइम हो तुम कर लेना। BR 50,000 अरेंज ही तो करना है उसको परमानेंस ऑर्डर में, और क्या है। देन नेक्स्ट आइटम सर बैलेंस शीट में, ये आइटम हो गया, फिर नेक्स्ट आइटम बैलेंस शीट में देखते हैं। नेक्स्ट आइटम बैलेंस शीट ये रहे सर, डेटर क्रेडिटर, डेटर 2 लाख के, क्रेडिटर 4 लाख के, डेटर 2 लाख के, लेकिन 2 लाख में क्या करना, प्रोविजन भी तो लेस करना है। प्रोविजन मेंटेन कितना किया, प्रोविजन P&L वाला अमाउंट नहीं, मेंटेन कितना किया सर, मेंटेन तो 10,000 का था, 5% प्रोविजन बनाना था बस, 190। और क्रेडिटर कितने का था, 4 लाख का, तो क्रेडिटर मैंने लिख दिया यहाँ पे 4 लाख का। क्रेडिटर में कोई एडजस्टमेंट नहीं नजर आया सर, क्रेडिटर 4 लाख का लिखा। नेक्स्ट नेक्स्ट आइटम बैलेंस शीट में सर डेटा क्रेडिटर हो गए। देन बैलेंस शीट बैलेंस शीट बैलेंस शीट बैलेंस शीट बैलेंस शीट किधर है, ये रहा सर, फर्नीचर, फर्नीचर लिख दो बैलेंस शीट में 4 लाख, फर्नीचर लिख देते हैं बैलेंस शीट में 4 लाख का। सर 4 लाख में से वो डेप्रिसिएशन वो भी तो लेस होगा, बिल्कुल, फर्नीचर 4 लाख। और क्या क्या होता है, ये क्या क्या होता है वो तुमको पता होना चाहिए यहाँ पे। सर डेप्रिसिएशन वगैरह कुछ होता है तो लेस कर देते हैं। 4 लाख पे डेप्रिसिएशन कितना सर, 40,000 का था, 3,60,000। सर वो मशीनरीज भी लिख दो लाइन से, फिर प्लांट एंड मशीनरी भी लिख देते हैं, मशीनरी, मशीनरी कितने का, मशीनरी 3 लाख का था, और इस पर 20% 60,000 का डेप्रिसिएशन, तो 2,40,000, 2,40,000। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट आइटम बैलेंस शीट में सर फर्नीचर हो गया। कैपिटल लिख दो सर, कैपिटल 5 लाख लिखा हुआ है, 5 लाख, बीजे कैपिटल 5 लाख, और ड्रॉइंग 70,000 है वो भी माइनस कर दो। बीजे कैपिटल, बीजे इज कैपिटल 5 लाख, ड्रॉइंग 70,000 का था वो माइनस कर दो, ड्रॉइंग 70,000 का। सर और वो नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट इसमें ऐड हो जाता है, तो ऐड कर दो नेट प्रॉफिट कितना, 7,40,000। देखो कितना आ रहा है, 740 प्लस 5 लाख माइनस 70,000, 11,70,000, 11,70,000। ओके, 11,70,000। ओके, बीजेस कैपिटल माइनस ड्रॉइंग प्लस नेट प्रॉफिट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर उसके बाद बैलेंस शीट में लूज टूल्स है 1 लाख के, लूज टूल्स है 1 लाख के। ओके, नेक्स्ट एसेट हो गया ना, बिल्कुल सर एसेट है, सर एसेट होता है, हाँ डेबिट कॉलम आएगा, या तो एसेट है या एक्सपेंस है। और बैलेंस शीट में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक 45 और 2 लाख का, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, कैश इन हैंड 45,000 का, और कैश एट बैंक 2 लाख का, कैश एट बैंक 2 लाख रुपए का। ओके सर, डन। नेक्स्ट नेक्स्ट है सर पैटी कैश, पैटी कैश भी तो एसेट होता है 5,000 का, पैटी कैश 5,000 का, पैटी कैश 5,000 का। ओके, ये लिख दिया पैटी कैश 5,000 का। और सर अभी ट्रायल बैलेंस तो हो गया दिखता है, बिल्कुल, फिर मशीनरी लिख चुके हम, और कमीशन ये P&L में है। अब बैलेंस शीट के और क्या क्या आइटम है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखो, क्लोजिंग स्टॉक लिखना है 4 लाख का, फंड डेप्रिसिएशन वगैरह हम बैलेंस शीट में एसेट में से लेस कर चुके हैं। रेंट पेड इन एडवांस, प्रीपेड रेंट लिखना है एसेट में, आउटस्टैंडिंग वेजेस लाइबिलिटी में, डेटर में से हम लेस कर चुके हैं, और कमीशन रिसीवेबल हमको लिखना होगा बैलेंस शीट में एक्रूड कमीशन, तो लिख देते हैं
क्लोजिंग स्टॉक 4 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 4 लाख सॉरी, हाँ जी, क्लोजिंग स्टॉक 4 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 4 लाख, 4 लाख। ओके नेक्स्ट सर, नेक्स्ट में है डेफिनेशन हो गया, रेंट इन एडवांस, प्रीपेड रेंट 5000, प्रीपेड रेंट 5000, तो प्रीपेड रेंट है 5000 का। ओके और नेक्स्ट आइटम सर, रेंट के बाद सैलरी एंड वेजेस आउटस्टैंडिंग है 30,000 का, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस 30,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस 30,000 का। ओके नेक्स्ट सर, नेक्स्ट है प्रोविजन तो डेटा में से लेस हो गया, कमीशन रिसीवेबल 5,000 का, 5,000 का पैसा आएगा, हाँ आएगा तो एसेट साइड में लिखो कमीशन रिसीवेबल या एक्रूड कमीशन 5,000। ओके मेरे अकॉर्डिंग तो हो गया है, एक बार फिर चेक कर लेता हूं कुछ रह तो नहीं गया। 5,000 प्लस 5,000 4 लाख, अब 5,000 फिर 2,45,000, 1,00,000, 2,40,000, 3,60,000, 1,90,000 और 50,000। सर 16 लाख का टोटल आ रहा है, 16 लाख का टोटल करेक्ट है। एसेट साइड का मेरा टोटल करेक्ट आ रहा है 16 लाख। अब लाइबिलिटी साइड का भी देख लेता हूं, कितना 4 लाख प्लस 11,70,000 प्लस 30,000, 16 लाख करेक्ट है। अब क्या होता है, बस अब अगर तुम्हारे पास टाइम हो ना, तो ये जैसे तुमने मान लो रफ में बना लिया, उसके बाद तुम क्या करो, बैलेंस शीट को परमानेंस ऑर्डर में सेट कर दो। परमानेंस ऑर्डर मतलब जैसे लाइबिलिटी साइड में क्या होगा, उन लाइबिलिटीज का पहले नाम लिखा जाएगा जिनको सबसे बाद में पेमेंट करना है, तो कैपिटल सबसे पहले आ जाएगा, फिर क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग वेजेस किसी को भी पहले लिखो, क्रेडिटर पहले लिख दो, बाद में आउटस्टैंडिंग लिख देना। ऐसे ही एसेट्स में, एसेट में सबसे पहले फर्नीचर लिख दो, मशीनरीज लिख दो, ठीक है। उसके बाद क्या करो, ये लूज टूल्स, फिर ये करंट एसेट्स वगैरह लिखना चालू कर दो, डेटर बीआर वगैरह, पेटी कैश वगैरह, स्टॉक वगैरह, ये सब लिखना चालू कर दो। फिर लास्ट में कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, ये सबसे लास्ट में लिख देना, तो ये परमानेंट ऑर्डर हो जाता है। तो ये मैंने आपको ना पूरा डिटेल में क्वेश्चन करवा दिया है ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट का, ठीक है जी। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज मैंने हर एक को चीज को लिख के बताया, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट। आगे क्या करूंगा, आगे तुमको एडजस्टमेंट सिखा दूंगा, बाकी है ना ऐसे 1 बाय 1 आइटम सारा लिखूंगा नहीं, क्योंकि ये तो मैंने क्या कहा, ये तो सिर्फ मैकेनिकल काम है। ऊपर लिख दिया ना मैं कौन सा P&L में आएगा, कौन सा बैलेंस शीट, सीखना इंपॉर्टेंट है, कौन सा चीज किधर जाएगा ये पता अगर है तो लिख दिया किधर जाएगा, उसके बाद लिखना ही तो है, वो मेरा लिखा हुआ रहेगा, ठीक है ना, ताकि अपना टाइम सेव हो सके। चलिए तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।